हेलो गाइस। तो गाइस मेरे एग्जाम के वजह से मैं 2-3 दिन तक वीडियो नहीं डाल पाई। गाइस टेंशन मत लो, अब से मैं वीडियोस तो डालूंगी, बट मेरा एग्जाम अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो जो 35 मिनट से ज्यादा के मैं वीडियोस डालती थी वो अभी के लिए 20 या 25 मिनट के होने वाले हैं। तो गाइस प्लीज उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि एग्जाम भी तो जरूरी है ना, नहीं तो मेरी लाइफ की एल लग जाएगी। तो गाइस पढ़ाई के चक्कर में मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कर तो रही हूँ लेकिन उतना ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ। और साथ ही साथ मैं मेंबरशिप वालों के लिए भी वीडियोस टाइम पर नहीं डाल रही हूँ। तो सॉरी गाइस, बट थोड़ा सा आप लोग एग्जाम खत्म होने तक वेट कर लो, फिर हम डालेंगे। तो चलो गाइस ये सब छोड़ो, पहले फटाक से रिकैप को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बैटल थ्रू द हेवन के पिछले नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने देखा था, जैसे ही टियानमिंग और गुयू को पता चलता है वो दोनों अब यहाँ से भाग नहीं सकते। इंस्टेंट ही टियानमिंग बोलता है, शोयान तुम मुझे छोड़ दो, आगे से हमारा प्रोफाउंड रिवर लाइंस और प्रोफाउंड स्काई सेट तुम्हारा सबऑर्डिनेट फ्रैक्शन बन जाएगा। लेकिन ये सब फालतू के बातों को शोयान ध्यान नहीं देता, वो बस इन तीनों के मौत के ऊपर अपनी नजर गड़ाए बैठता है। और थोड़े टाइम के बाद वो इनिशियल स्टेज का हान क्लान का वो ब्यांशिंग का भी काम खत्म कर देता है। उसके बाद वो जैसे तैसे करके वो टियानमिंग का चैप्टर भी क्लोज कर देता है। लेकिन ये गुयू बड़ा ही परेशान करता है गाइस, हर बार मरते मरते बच जाता है। लेकिन एंड में बैटल के अंदर हॉल ऑफ सोल का एक डाउशिंग लेवल का वॉरियर खुद को इरेप्ट करके गुयू को बचा लेता है और वो जाते जाते शोयान को बहुत ही ज्यादा धमका कर भी जाता है। लेकिन शोयान भी कहाँ छोड़ने वालों में से था, वो भी काफी ज्यादा सुनाता है। फिर शोयान अपने पूरे ग्रुप को लेकर उन सब का ट्रीटमेंट के लिए अपने फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर लौट जाता है। कुछ दिनों के बाद वो सब रिकवरी होकर शोयान को उसके रिट्रीट के दौरान जो भी हुआ था वो बताने लगते हैं। फिर शोयान के अलायंस के बारे में बात को सुनकर क्वीन मेडुसा बोलती है, अगर आप दोनों चाहो तो हम फ्लावर सेट और बर्निंग फ्लेम वैली को भी इस अलायंस के अंदर ज्वाइन करवा सकते हैं। अब यहीं से स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब आगे मेडुसा शोयान और मास्टर याला को समझाते हुए बोलती है, ये दोनों फ्रैक्शंस भी सेंट्रल प्लेस में शानदार रेपुटेशन को पोसेस करते हैं, और अगर ये दोनों सेट अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं तो बाकी के फ्रैक्शंस भी ज्वाइन हो जाएंगे, जिनका हॉल ऑफ सोल ने बहुत ही ज्यादा नुकसान किया है पास्ट में। और इतने सारे लोगों के कॉम्बिनेशन का स्ट्रेंथ डेफिनेटली टेरिफाइंग होने वाली है। अभी सुनकर मास्टर याला हंसते हुए बोलते हैं, फ्लावर सेट में ऐसे 2 एल्डर्स हैं जिनके बारे में खुद फ्लावर सेट के मेंबर्स भी नहीं जानते, और वो दोनों ही बैंशिंग लेवल की स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं। और उन दोनों के ऊपर मेरा एक एहसान भी है, और अगर इसमें हम तुम्हारा और यूनुन की रिलेशन को भी ऐड कर देंगे तो फिर फ्लावर सेट को हमारे अलायंस पर ज्वाइन करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही शोयान को पता चलता है कि फ्लावर सेट के अंदर 2 बैंशिंग लेवल के वॉरियर छुपे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि जब कुछ सालों पहले शोयान फ्लावर सेट पर गया था उसे कोई भी बैंशिंग लेवल का ऑरा सेंस ही नहीं हुआ था। अब इसी टाइम पर दोबारा से मास्टर याला हंसते हुए बोलते हैं, आखिर सेंट्रल प्लेस में इतने सालों से एग्जिस्ट करने के बाद इसी फ्रैक्शन की फाउंडेशन वीक कैसे हो सकती है। और इसके एक एग्जाम्पल के तौर पे तुम प्रोफाउंड स्काई सेट के ओल्ड डेमन टियानमिंग को ही ले लो। और अभी के लिए मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मुझे सही से पता है कौन कौन फ्रैक्शंस के अंदर कौन कौन से ओल्ड डेमन भरे पड़े हैं, क्योंकि मेरे टाइम पर भी मेरे बहुत सारे दोस्त थे, जिसकी वजह से मुझे बैंशिंग लेवल के पावर हाउसेस के बारे में सही से पता है। और ये बर्निंग फ्लेम वैली जैसे बाहर से अपेयर होती है वो उतना ज्यादा सिंपल है नहीं। और तुम्हें इतना तो याद रखना ही चाहिए, बर्निंग फ्लेम वैली का फाउंडर एक ऐसा एग्जिस्टेंस था जिसका स्ट्रेंथ तुम्हारे अनसेंस्टर शाज़वान से बिल्कुल भी कम नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता है बर्निंग फ्लेम वैली के पास आज भी एक अनसेंस्टर है, और उस अनसेंस्टर का स्ट्रेंथ भी बैंशिंग लेवल के हाई लेवल पर है, मतलब 10th लेवल के हाई लेवल पर है। हालांकि मुझे नहीं पता क्या वो अनसेंस्टर अब ताओशिंग लेवल पर अपग्रेड कर चुके हैं कि नहीं, लेकिन मेरे टाइम पर भी वो एक जाना माना एक्सपर्ट थे। ये सुनकर शोयान खुश हो जाता है और उसे फाइनली समझ में
में आ जाता है। ये सेंट्रल फ्लेस के पुराने फ्रैक्शंस को सोयान जितना अंडर एस्टिमेट कर रहा था वो गलत था, और अगर वो फ्रैक्शंस इस स्टेज तक पहुंच पाए हैं तो फिर उनका स्ट्रेंथ आखिर वीक कैसे हो सकता है। अब दोबारा से मास्टर याओला स्माइल के साथ बोलते हैं, बर्निंग फ्लेम वैली का वो इंसान थोड़ा सा अजीब है, और वैसे भी बहुत सालों से उसने इस दुनिया के मामलों को छुआ नहीं है। हालांकि कुछ तरकीबों का यूज करके उसे अलायंस में ज्वाइन करवाना इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस बुढ़े को एक बारी सीरियस इंजरी का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से अभी भी उसके बॉडी के अंदर छुपे हुए चोटें बची हैं। तो मुझे लगता है हम उसके इसी प्रॉब्लम का समाधान निकाल देंगे तो फिर बर्निंग फ्लेम वैली हमारे अलायंस पर ज्वाइन कर सकता है। अब ये सुनकर शोयान थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है। अब वो मन ही मन सोचने लगता है, अगर ये सारे फ्रैक्शंस उसके अलायंस के साथ ज्वाइन कर लेंगे तो फिर पता नहीं हमारा अलायंस का स्ट्रेंथ कहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े फ्रैक्शन से बनाया हुआ ये अलायंस बिना किसी डाउट के एक सुपर फ्रैक्शन बन जाएगा। अब इसी टाइम पर शोयान जोश में आकर बोलता है, ये अलायंस को क्रिएट करने के मामला को हमें प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की अपीयर होने से पहले ही फिनिश करना होगा, क्योंकि जब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जैसी मिस्टीरियस हेवनली फ्लेम अपीयर होगा, ये हॉल ऑफ सोल इस मामले में इन्वॉल्व होने से खुद को रोक नहीं सकता। और कहीं उस टाइम पर फॉलन स्टार पवेलियन के पास अगर अच्छी पावर नहीं हुई तो फिर हम हॉल ऑफ सोल से कम्पीट कैसे करेंगे भला। और वैसे भी हमें सही से पता है सोयान का सही टाइम पर रिट्रीट से बाहर आने की वजह से फॉलन स्टार पवेलियन की रेपुटेशन खतरनाक तरीके से राइज हुई है। और अभी के लिए शोयान एक डाओ शेंग लेवल का वॉरियर है, जो कि एक जाना माना सुपर एक्सपर्ट बन चुका है, और उसने सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पर रिलाय करते हुए तीन ब्यानशेंग को धूल चटा दिया है। इनमें से तो 2 अपनी जान गवा दिए और एक अधमरी हालत में अपने क्लैन वापस लौटा। और इनमें शोयान को एक डाओ शेंग लेवल के वॉरियर के साथ कुछ अटैक एक्सचेंज भी करने पड़ते हैं, और ये पूरे दुनिया में डाओ शेंग लेवल के वॉरियर्स सिर्फ लेजेंड में ही काउंट करे जाते हैं, और उस लेवल के एक्सपर्ट जिन्हें लोग नहीं देख पाते हैं, उन जैसे एक्सपर्ट्स को शोयान ने काफी इजीली मार दिया है, जिसकी वजह से इस इंसिडेंट के बाद इस कॉन्टिनेंट का कोई भी फ्रैक्शन फॉलन स्टार पवेलियन को हल्के में नहीं लेने वाला। अब ये सारी बातें एकदम हवा की तरह पूरे कॉन्टिनेंट में फैलने लगता है, और ये बात भी फैलने लगता है कि ये जो प्रोफाउंड रिवर लाइन के बंदे थे उनका खात्मा हो चुका है, और साथ ही में प्रोफाउंड स्काई सेट का जो एक ब्यानशेंग वॉरियर था उसके डेथ के वजह से पूरा प्रोफाउंड स्काई सेट अब खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन इधर फॉलन स्टार पवेलियन को एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, बट वो नुकसान प्रोफाउंड रिवर अलायंस के सामने कुछ भी नहीं है, जिसके चलते कुछ महीनों के लिए फॉलन स्टार पवेलियन पूरा का पूरा शांत हो जाता है। लेकिन ऐसा शांति से भरा माहौल बस 2-3 दिन के लिए ही एग्जिस्ट करता है। उसके बाद फॉलन स्टार पवेलियन का इंतकाम स्टार्ट हो जाता है। अब गुरु और चेले दोनों ही निकल जाते हैं इंतकाम लेने के लिए, और दोनों के सामने प्रोफाउंड रिवर अलायंस एक बहुत ही मिजरेबल डिफीट का सामना करती है। अब फॉलन स्टार पवेलियन की रिटालिएट फोर्स के सामने ये प्रोफाउंड रिवर सेट रद्दी बराबर भी नहीं होता, और शोयान के टोली ने जबरदस्ती प्रोफाउंड रिवर अलायंस के हेडक्वार्टर के ऊपर कब्जा कर लिया था, और ये हेडक्वार्टर प्रोफाउंड स्काई सेट का हेडक्वार्टर भी होता है। और शोयान अपने बस एक ही थप्पड़ में प्रोफाउंड स्काई सेट की चीफ को खत्म कर देता है। तो ये देखकर बाकी के बंदे समझ जाते हैं कि अब प्रोफाउंड स्काई सेट नाम का कोई भी फ्रैक्शन जो कि एक टाइम पर सेंट्रल फ्लेस को डोमिनेट करता था वो आज पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। अब प्रोफाउंड स्काई सेट को खत्म करने के बाद दोनों गुरु और चेले हमला कर देते हैं आइस रिवर वैली और विड लाइटनिंग पवेलियन के ऊपर, क्योंकि अगर प्रोफाउंड स्काई सेट को छोड़ दिया जाए तो फिर फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर सबसे ज्यादा हमले करने वाले फ्रैक्शन में से ये दोनों फ्रैक्शन ही सबसे आगे होते हैं। अब अभी के लिए शोयान आसमान पर सस्पेंडेड था और वो प्रेजेंट था विड लाइटनिंग पवेलियन के
अंदर और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में उसको जो भी चुंदु पुंदु से दुश्मन फ्रैक्शन मिलते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और वैसे भी अभी का टाइम किसी के ऊपर दया दिखाने का है नहीं, क्योंकि उसे सही से पता था अगर उसको रिट्रीट से आने में थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो उसके आते आते फॉलन स्टार पवेलियन का खात्मा हो जाता। और जैसे हॉल ऑफ सोल के मेथड्स हैं वो इन फ्यूचर जाके फॉलन स्टार पवेलियन की हालात भी खराब कर सकते हैं। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है फॉलन स्टार पवेलियन का एक इलाइट डाउजन वॉरियर अपने पंच को ले जुंजे के ऊपर दे मारता है, जिसके चलते ले जुंजे तुरंत ही खून फेंकते हुए पीछे चला जाता है। और इस टाइम पर ले जुंजे की आंखें बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। अब वो शोयान को घूरते हुए कहता है, शोयान हमारे विड लाइटनिंग पवेलियन और हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, तो अगर तुम आज हमारे विड लाइटनिंग पवेलियन को डिस्ट्रॉय करते हो तो हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। ये सुनकर शोयान आसमान में हंसते हुए कहता है हेवन फोनिक्स डीमन ट्राइब, मैं इन फ्यूचर उनके साथ भी चीजों को कुछ डीपली क्लियर करना चाहूंगा। अब शोयान अपने हाथों को नीचे लेजुंजे की तरफ सूट कर देता है और कहता है, लेजुंजे तुम्हारे हाथों से मेरे फॉलन स्टार पवेलियन की 28 एक्सपर्ट्स की जान जा चुकी है, और जब उस समय में तुम उनकी जान ले रहे थे शायद तब तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी ऐसा दिन भी आएगा। अब शोयान को अपने हाथ को आगे करते हुए देख लेजुन से बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, जिसके चलते वो इंस्टेंटली 3000 लाइटनिंग टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है, जिसके चलते आसमान में सिर्फ कई आफ्टर इमेजेस हो जाते हैं लेजुंजे के। लेकिन उसको शायद नहीं पता हमारा शोयान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का किंग है किंग। और इधर शोयान ये टेक्निक को देखकर अपने कुछ पुरानी यादों को ताजा करने लगता है। अब वो हंसते हुए कहता है 3000 लाइटनिंग मूवमेंट, तो चलो फिर आज इसे भी हरा देते हैं। ये बोलकर शोयान जैसे ही अपने हाथ को क्लंच करता है वो पूरा का पूरा स्पेस एकदम से कोलैप्स हो जाता है और इधर ली जुनजे अपनी जगह पर थम जाता है। अब ली जुनजे अपनी जगह से खून फेंकते हुए नीचे गिरता है और उसे चीखने तक का टाइम नहीं मिलता, उसका बॉडी वहीं पर ही एक्सप्लोड हो जाता है। इसी टाइम पर अचानक से शोयान के सामने फॉलन स्टार पवेलियन का एक एल्डर प्रेजेंट हो जाते हैं और वो इंस्टेंट ही शोयान को ग्रेट करते हुए बोलते हैं, जूनियर पवेलियन चीफ, जैसा कि आपने हमें इंस्ट्रक्ट किया था हान क्लान से रिलेटेड न्यूज हमें कुछ मिला है। और मैं आपको बता दूं ये हान क्लान हॉल ऑफ सोल के क्लान नहीं है, ये है शोयान का जियानान सिटी का एक क्लान। और हमें तो पता है जियानान एकेडमी पर शोयान स्टूडेंट था। अब इधर आगे वो एल्डर अपने बातों को जारी करते हुए बोलता है, पिछले कुछ सालों से ये विड लाइटनिंग पवेलियन हान क्लान को सप्रेस करता आ रहा है, जिसके वजह से हान क्लान की स्ट्रेंथ 90% तक रिड्यूस हो चुका है और अब उन्हें टियानमिंग सिटी के अंदर भी एक सेकेंड टियर का क्लान बोला जा सकता है और उनकी जिंदगी काफी ज्यादा मिजरेबल हो चुकी है। अब ये बातों को सुनकर शोयान इंस्टेंट ही सरप्राइज हो जाता है। अब इसी टाइम पर शोयान सोचने लगता है ये विड लाइटनिंग पवेलियन ने हान क्लान को आखिर क्यों सप्रेस किया। आखिरकार मेरे और हान क्लान के बीच में काफी अच्छे रिलेशनशिप हैं और शायद मैं ट्रेनिंग करते करते ये छोटे से क्लान के बारे में तो भूल ही गया था। अब शोयान उस एल्डर को पूछता है, क्या तुमने एक्सपर्ट्स को डिस्पैच किया? क्योंकि शोयान जब पहली बार सेंट्रल प्लेस पर अराइव हुआ था उस टाइम पर अगर हान क्लान ने उसे रेस्क्यू नहीं किया होता तो अभी के लिए शोयान जिंदा नहीं होता। हालांकि उस टाइम पर शोयान ने होंग क्लान को तबाह करके हान क्लान की काफी हेल्प की थी। अब इधर शोयान की बातों को सुनकर वो एल्डर कहता है, एल्डर्स की 3 लोगों की टीम पहले से ही हान क्लान की तरफ रवाना हो चुका है। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है टियानमिंग सिटी के हान क्लान के ऊपर। अब वहाँ के बंदे अचानक से प्रकट हुए ये तीनों बुड्ढों को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि ये तीनों बुड्ढों का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि क्लान मेंबर्स को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। अब इनमें से एक बुड्ढा अपने हाथों को वेव करता है तो कई सारे एक्सपर्ट्स खून फेंकते हुए खत्म हो जाते हैं और ये सारे बंदे होते हैं हान क्लान के दुश्मन, जो कि हान क्लान के अंदर परेशानियां खड़े कर
कर रहे थे। अब ये देखकर हान क्लान के अंदर से एक मिडिल एज म्यान आकर अपने हाथों को कर्व करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए फॉलन स्टार पवेलियन के तीनों एल्डर्स को कहता है, मैं हान क्लान का हेड हान चिंग हूँ। तो क्या मैं जान सकता हूँ एल्डर्स, आपका आना यहाँ पे क्यों हुआ है? अब हमें हान चिंग के साइड में दोनों लड़कियों को खड़े होते हुए दिखाई देता है और वो दोनों लड़कियाँ बेहद खूबसूरत होती हैं और ये दोनों लड़कियाँ होती है हान शू और हान यू। और शोयान जब सेंट्रल प्लेस पर आया था वो इन दोनों से मिला था। इसी टाइम पर फॉलन स्टार पवेलियन का एक एल्डर हंसते हुए बोलते हैं, क्लैन चीफ हान, आपको इतना ज्यादा सीरियसली बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल हम फॉलन स्टार पवेलियन से आए हैं और इस बार हमें यहाँ पर हमारे जूनियर पवेलियन चीफ ने भेजा है। तो क्लैन चीफ हान, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, सेंट्रल प्लेस के नॉर्थ रीजन में क्या आप विड लाइटनिंग पवेलियन की जगह लेना चाहते हो? अब जब फॉलन स्टार पवेलियन वाले वर्ड सबके कान में जाते हैं, हान क्लान के हर एक मेंबर के चेहरे में इस टाइम पर हम सरप्राइज को फ्लैश होते हुए देख पाते हैं। इसी टाइम पर हैंचू बोलती है, ये वही है। अब हैंचू की पूरी बॉडी ट्रैम्बल होने लगती है। इसी टाइम पर हानियो भी बोलती है, ये पक्का शोयान है। आखिरकार सेंट्रल प्लेस पर शायद ही कोई होगा जो इस नाम को जानता ना हो। अब फॉलन स्टार पवेलियन के एल्डर्स हंस के बोलते हैं, फ्यूचर में विड लाइटनिंग पवेलियन जैसा कोई भी फ्रैक्शन इस नॉर्थर्न रीजन में एग्जिस्ट नहीं करने वाला। तो अगर आपका हान क्लान इंटरेस्टेड है तो फिर आप विड लाइटनिंग पवेलियन को रिप्लेस कर सकते हैं और हम तीनों मिलकर आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अब ये सुनकर हांची खुशी के मारे पागल होने लगते हैं क्योंकि उन्हें सही से पता है इस टाइम पर सेंट्रल प्लेस के अंदर फॉलन स्टार पवेलियन की क्या पोजीशन है, ये किसी को सोचने की भी जरूरत नहीं है। और अगर हान क्लान ये पावरफुल फ्रैक्शन के साथ जुड़ जाता है तो फिर पुराने विड लाइटनिंग पवेलियन की तो बात छोड़ो, इन फ्यूचर कोई भी क्लैन उन्हें परेशान तक नहीं कर पाएगा। अब हांची के फेस में ऐसे एक्साइटमेंट को देख के फॉलन स्टार पवेलियन के एल्डर्स हंसने लगते हैं। अब वो कहते हैं, क्लैन चीफ हान, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो क्योंकि ये सारे ऑर्डर्स सीधे जूनियर पवेलियन चीफ के पास से आया है। ये सुनकर हान शो ये तीनों एल्डर्स के तरफ देखते हुए बोलती है, क्या वो खुद यहाँ पर नहीं आ सकता था? ये सुनकर फॉलन स्टार पवेलियन के वो एल्डर्स बहुत ही ज्यादा हेजिटेट करने लगते हैं, लेकिन फाइनली वो लोग अपने सर को हिलाते हैं और उस लड़की की एक्सप्रेशन को देखकर वो जान जाते हैं ये लड़की उनके जूनियर पवेलियन चीफ के लिए पक्का फीलिंग्स को रखती है। लेकिन बात सिर्फ ऐसी है, वो तीनों एल्डर्स को नहीं पता ये फीलिंग वन साइडेड है या टू साइडेड है। लेकिन इसी टाइम पर वो एल्डर अपने स्पेस रिंग में से 2 जेड बोतल को निकालकर हांचू और हानियो को दे देते हैं और कहते हैं, लेडीज, जूनियर पवेलियन चीफ ने स्पेशली आप दोनों के लिए ये जेड बोतल को भेजा है और उस टाइम पर जूनियर पवेलियन चीफ को रेस्क्यू करने के लिए उन्होंने आपको थैंक यू के तौर पे भेजा है। अब ये जेड बोतल को देखकर हांशु के वो ब्राइट आंखें एकदम से डिम हो जाते हैं। अब वो चुपचाप से वो जेड बोतल को पकड़कर अपने सर को हाँ में हिला के वहाँ से चली जाती है। और इधर हांशु के ऐसे बिहेवियर्स को देखकर हान्यू अंदर से बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील करती है। अब वो भी चुपचाप से पीछे मुड़कर वहाँ से चली जाती है और अपनी बहन हांशु को गले लगा लेती है क्योंकि उसे स्टार्टिंग से ही पता था उसकी छोटी सी बहन के मन में शोयान के लिए फीलिंग्स है, लेकिन शोयान एक अलग ही लेवल का बंदा है। अब ऐसे ही फॉलन स्टार पवेलियन की बदले की आग 10 दिन तक कंटिन्यूअसली जलती रहती है, जिसके वजह से फॉलन स्टार पवेलियन की आर्मी ने करीब करीब 20 सीट्स को इनहेरिट कर दिया था और ये सभी फ्रैक्शंस जो कुछ खास पावरफुल पावर्स को पोजेस नहीं करते वो बिल्कुल भी फॉलन स्टार पवेलियन के खिलाफ खड़े नहीं हो पाते। आखिरकार फॉलन स्टार पवेलियन की आर्मी को एक बियानशिंग और एक टाओशिंग लेवल के वॉरियर लीड जो कर रहे हैं और फॉलन स्टार पवेलियन की ऐसी भयानक ग्रुप के वजह से कई सारे फ्रैक्शंस अपने फाउंडेशन के समेत हिल जाते हैं। और इससे पहले फॉलन स्टार पवेलियन ने कभी भी अपनी स्ट्रेंथ को बाहर एक्सपोज नहीं किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रैक्शंस फॉलन स्टार पवेलियन को हल्के में ले रहे थे। लेकिन अभी का फॉलन स्टार पवेलियन के पावर्स
सभी को समझा दिया फॉलन स्टार पवेलियन कोई सॉफ्टी नहीं है। अगर कोई फालतू में फॉलन स्टार पवेलियन को गुस्सा दिलाता है तो फिर वो अपनी हालत का खुद ही जिम्मेदार होगा। अब 10 दिन के बाद फॉलन स्टार पवेलियन के पूरा आर्मी धीरे धीरे विथड्रॉ करने लगता है, लेकिन 10 दिनों के दौरान उन्होंने वो सारे फ्रैक्शंस को खत्म कर दिया था जिनका खत्म होना नेसेसरी था। और इधर फॉलन स्टार पवेलियन के ये रिवेंज के सामने हॉल ऑफ सोल पूरा का पूरा शांत रहता है और हॉल ऑफ सोल के बंदे प्रोफाउंड रिवर लाइंस की कोई भी मेंबर्स को हेल्प करने के लिए अपना कोई भी एक्सपर्ट को डिस्पैच नहीं करते। तो इस चीज को जानने के बाद शोयान बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाता, क्योंकि उसे पता चल जाता है ये मिस्टीरियस हान क्लैन अगर अपने कोई भी एक्सपर्ट को डिस्पैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये लोग अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठी कर रहे हैं। और जैसे ही टाइम आएगा ये लोग फॉलन स्टार पवेलियन को बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे, क्योंकि भले ही अभी के लिए शोयान एक जेन्युइन डाओशिंग बन चुका हो, लेकिन जब भी बात आती है हॉल ऑफ सोल और हान क्लैन जैसी मिस्टीरियस फ्रैक्शन की, उसे भी बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत होती है। और अगर वो सच में हॉल ऑफ सोल से फाइट करना ही चाहता है तो फिर फॉलन स्टार पवेलियन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है उस पावरफुल अलायंस को क्रिएट करना, जिसके वजह से फॉलन स्टार पवेलियन के 2 एल्डर्स 2 लीडर्स को लेकर फ्लावर सेट और बर्निंग फ्लेम वैली के लिए निकल जाते हैं। हालांकि दोनों फ्रैक्शंस बेल टावर जैसा फ्राइटनिंग नहीं है, लेकिन सेंट्रल प्लेस पर उन्हें टॉप फ्रैक्शन कहा जाता है। और इन दोनों के अलाइन में ज्वाइन होने से अलाइन की स्ट्रेंथ और भी टेरिफाइंग तरीके से राइज हो जाएगी। और शोयान को सही से पता है अगर वो फ्लावर सेट और बर्निंग फ्लेम वैली जैसी फ्रैक्शन को ज्वाइन नहीं करवा पाते तो फिर अलायंस को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब सीन चेंज होकर आता है फ्लावर सेट के ऊपर। फ्लावर सेट के अंदर एक बड़े से हॉल के अंदर बस कुछ गिने चुने फिगर्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस आखिर फ्लावर सेट के अंदर क्या चीज चल रहा है और फ्लावर सेट आगे जाकर शोयान का साथ देने वाला है या नहीं, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट को अभी के अभी देखना चाहते हो तो वेट कौन सी चीज की कर रहे हो गाइस, जल्दी से मेरे चैनल का मेंबरशिप ले लो और अभी के अभी नेक्स्ट पार्ट को एंजॉय करो। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर नेक्स्ट पार्ट।